नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। 5 की बात में आज चीन की आक्रामकता पर भारत का जवाब। तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बन रहे 90 प्रोजेक्ट्स को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिन पहले राष्ट्र को समर्पित किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी लद्दाख में चीन से लगी सीमा पर न्योमा में फाइटर एयरबेस भी बनाएगी। 2900 करोड़ का ये प्रोजेक्ट न सिर्फ हमारी सीमा को सुरक्षित करेगा बल्कि दूरदराज इलाकों के विकास को भी बढ़ावा देगा। तो अब आइए कि इसके थोड़े इतिहास में जाएं कि यहां पर सीमा के इन इलाकों में क्या हो रहा है चीन की तरफ से। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले थे तो सीमा पर मई 2020 यानी कि जो गलवान टकराव हुआ था उसके बाद से चल रहे स्टैंड ऑफ को खत्म करने और सेनाओं के डिसएंगेजमेंट पर दोनों ने सहमति जताई थी। चीन के रक्षा मंत्री उसके बाद अप्रैल में जनरल ली शांगफू भारत आए और इस दौरे पर कहा कि सीमा के तनाव को द्विपक्षीय रिश्तों से अलग रखना चाहिए। लेकिन भारत ने स्थिति बार बार साफ की है कि जब तक सीमा पर स्थिति स्थिर नहीं होती, रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। चीन बहरहाल जो भी दावा करे उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जमीनी स्थिति चीन की आक्रामकता दिखाती है। हाल ही में भारत के दावे वाले अक्साई चिन क्षेत्र की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गईं। इस सैटेलाइट मैप में यह साफ नजर आ रहा है कि चीन ने वहां पर अब बंकर और टनल बनाए हैं। 10 से ज्यादा सुरंगें वहां पर चीन बना रहा है, बल्कि एक जगह पर यहां 4 सुरंगें नजर आ रही हैं। यहां पे फाइटर जेट तैनात करने के लिए नए नए शेल्टर बने हैं। कई जगहों पर पहाड़ों में शाफ्ट और टनल खोदे गए हैं। सुरंगों की लंबाई गहराई मालूम नहीं है, लेकिन यहां पर सुरंगें बनाई गई हैं जिसमें बंकर और शेल्टर बन रहे हैं ताकि सेना इसे इस्तेमाल कर सके। और ये सैटेलाइट इमेजेस हाल ही में जारी की गई हैं 18 अगस्त 2023 को। इसमें विशेष एग्जिट और एंट्री रूट्स के साथ बने हैं बंकर, यानी कि जो ये जमीन के अंदर में बंकर बन रहे हैं उनमें कहां से सेना दाखिल हो सकती है, कहां से निकलेगी, इसके लिए विशेष एग्जिट और एंट्री रूट्स भी यहां पे बन रहे हैं। ये भी देखा गया कि ल्हासा और तिब्बत में नंगारी गुंसा और जिनजियांग में एयरफील्ड का और भी विस्तार किया गया है। इसके अलावा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र जो कि भारत की सीमा से लगा हुआ है, वहां पर चीन आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास नई सड़कें बन रही हैं। जमीन के नीचे मिसाइल लॉन्च पैड्स बनाए जा रहे हैं। फाइटर जेट्स की पोजीशनिंग की जा रही है, जो फाइटर जेट्स यहां पर तैनात रहें। यहां पे नए रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। 2 नई रेलवे लाइन हैं। तिब्बत को जिनजियांग और यूनान से जोड़ती हुई 2 नई रेलवे लाइन यहां पे हैं। इसके साथ साथ इधर सिविल मिलिट्री गांव बसाए जा रहे हैं जिसमें सेना के लोग भी रहेंगे, आम लोग भी। 50 और एयर स्ट्रिप और हेलीपैड्स बनाए जा रहे हैं ताकि सेना को फौरन भेजा जा सके, डिप्लॉयमेंट हो पाए। चीन की इस साल तिब्बत में 191 नए प्रोजेक्ट्स की योजना है जिसका बजट $21 बिलियन बताया जा रहा है। तो ये सब ये दिखाता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी जो चीन की सेना है वो पीछे हटने के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक वहां पर जमे रहने की तैयारी कर रही है। कई जानकार ये मानते हैं कि ये चीन की डिफेंस नीति नहीं है, ये हमले की तैयारी है। ऐसे में भारत को अपनी सीमाओं पर जवाबी कार्रवाई को तेज करना जरूरी है और तभी देखा गया है कि दौलत बेग ओल्डी, फुकचे, न्योमा, पासीघाट इन सब जगहों पर एडवांस्ड एयरफील्ड बन रहे हैं। साथ ही अरुणाचल में 1800 किलोमीटर लंबी फ्रंटियर हाईवे का भी निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले भारत की तैयारियों पर यह रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश की नेचिफू सुरंग, इसे सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। 500 मीटर लंबी सुरंग 5700 फुट ऊंचाई पर है। रणनीतिक तौर पर अहम यह सुरंग असम को तवांग से जोड़ती है। बॉर्डर पर ऐसे करीब 90 परियोजनाओं को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में राष्ट्र को समर्पित किया। मुझे बताया गया है कि आज 90 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन
हो रहा है, जिसमें अनेक रोड्स, ब्रिजेस, रनवेज, हेलीपैड्स और टनल शामिल हैं। चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुरंग, 2 एयरफील्ड, 2 हेलीपैड, 22 सड़क और 63 पुल बनाए गए हैं। इन 90 परियोजनाओं में से 36 अरुणाचल प्रदेश में, 26 लद्दाख में, 11 जम्मू कश्मीर में, 5 मिजोरम में, 3 हिमाचल प्रदेश में, 2 सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में और 1 नागालैंड, राजस्थान और अंडमान निकोबार में है। 2021 से बीआरओ ने 8,000 करोड़ की लागत से रिकॉर्ड 295 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। रक्षा मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में फाइटर जेट के लिए बनने वाली दुनिया की सबसे ऊंची एयरफील्ड की आधारशिला भी रखी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी लद्दाख के न्योमा में एयरफील्ड पर भी काम शुरू करने जा रहा है और इसे लद्दाख में अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश से लेकर हिमाचल तक बीआरओ ने बुनियादी ढांचों को मजबूत करने का जो काम किया है, उससे चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली खतरों का मुकाबला बेहतर तरीके से सेना कर सकती है। बुनियादी ढांचे को मजबूत किए बिना सीमा पर सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया नहीं जा सकता। चीन भी यही कर रहा है, तो हम भला क्यों पीछे रहें? वैसे ये सड़कें सीमावर्ती इलाके में जरूरी सेवाएं प्रदान करने में मददगार बनेगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी का कहना है कि हम ये तैयारी इसलिए कर रहे हैं जिससे अगर ज़रूरत हो तो सेना तुरंत पहुंच सके। उनसे बात की है मेरी सहयोगी नीता शर्मा ने। हमारे साथ बात करने के लिए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी वीएसएम, जो कि डायरेक्टर जनरल बीआरओ भी हैं। सर, आप हमें बताएं कि ये जो 90 प्रोजेक्ट्स हैं, ज़्यादातर इनमें से लद्दाख में हैं और अरुणाचल प्रदेश में हैं, ये क्या प्रोजेक्ट्स हैं और क्या चैलेंजेस रहे बीआरओ के सामने इन्हें पूरा करने के लिए? जी, 90 में से इसमें 24 सड़कें हैं, 61 ब्रिजेज हैं, 2 एयरफील्ड्स हैं, 1 टनल है और 2 हेलीपैड हैं। और ये पूरे ऑल अलोंग हमारे बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये किस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ये क्यों क्रिटिकल हैं भारत के लिए, सुरक्षा के लिहाज से क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि जो भी हमारी इश्यूज हैं वो चाइना के साथ में वो इन 2 राज्यों में हैं, लद्दाख में और अरुणाचल में। बॉर्डर का भी जो मसला है और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जैसे गलवान में हुआ और उधर यांगसे में हुआ, तो ये 2 राज्यों में हमने अपना जो सिक्योरिटी का मैट्रिक्स है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आगे लेके जाना चाहते हैं, जिससे हमारे जो ट्रुप्स हैं वो आगे फॉरवर्ड लोकेशंस पे जल्द से जल्द पहुंच सकें, कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा से पैदा होती है तो। सर, जैसे आप लद्दाख की बात कर रहे हैं, लद्दाख जो है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो आपको क्या लगता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चाइना की कैपेबिलिटीज को मैच कर पाएगा अलोंग एलएसी? देखिए, चाइना ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इनिशिएटिव या पुश लिया वो 1960s में लिया। उसके बाद में वो लगातार अपना तिब्बतन ऑटोनमस रीजन में वो अपना रेल और रोड नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करते गए। हम शुरू से जो हमारी सरकारें रही हैं उनकी ये सोच थी कि हम थोड़ा सा डिफेंसिव रहें और अपनी सड़कें ज़्यादा आगे तक ना लेके जाएं, क्योंकि अगर चाइना इन सड़कों तक आ जाता है और वो इनको यूज करता है तो दैट विल बी अगेंस्ट अस। लेकिन मैं आपको बहुत विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि अगले 4 और 5 सालों में अगर इसी तरह की सपोर्ट मिलती रही हमें, बजट की भी और मशीनों की और जो हमारे प्रोसेसेस हैं, तो हम अगले 4-5 साल में इसको बिल्कुल बराबर कर देंगे और आगे भी ये चलता रहा तो हम चाइना को बहुत पीछे छोड़ देंगे इसमें। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि चीन को हम पीछे छोड़ सकते हैं। वैसे चीन जो है वो उसने भी 2017 के बाद से बहुत तेजी लाई है यहाँ पर आधारभूत ढांचे के निर्माण में। इन 2 क्षेत्रों में, लद्दाख से लगी हुई जो इलाका है और साथ साथ अरुणाचल। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन। इस बात को हम समझना चाहते हैं कि
हमारे लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इतना अहम हो जाता है। और लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन, हमने जो अभी देखा, भारत एक तरह से जवाब दे रहा है चीन की आक्रामकता का। वहाँ पर बहुत तेजी से निर्माण हुए हैं, बल्कि एक यूएस स्टडी है, एक 2022 में पेपर छपा है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऊपर, स्टडी की गई यूएस के एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें ये दिखता है साफ कि लगभग 50 एयरपोर्ट और हेलीपैड तिब्बत में और जिनजियांग में, जिसमें से 36 जो हैं वो 2017 के बाद से ही बने हैं और ये भारतीय सीमा के बहुत करीब हैं। बल्कि अंडर कंस्ट्रक्शन नंगारी बुरांग एयरपोर्ट है और शिगात्से टिंगरी एयरपोर्ट है। ये भारतीय सीमा से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। तो इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो अब भारत कर रहा है वो काफी लगता है। जनरल अता हसनैन, आप सुन सकते हैं हमें? तो जनरल अता हसनैन, जैसा मैं अभी बता रही थी कि 2017 के बाद से और भी ज्यादा तेजी आई है। हाल ही के जो सैटेलाइट मैप्स हैं आक्साई चीन के इलाके के, उसमें दिखता है कि जमीन के अंदर भी कितना कंस्ट्रक्शन कर रहा है चीन। वहां पे अंडरग्राउंड टनल्स बन रही हैं, वहां पर ऐसे बंकर्स बनाए जा रहे हैं जिनमें विशेष एंट्री और एग्जिट रूट है, ताकि चीन की जो सेना है किसी भी समय वहां पर जा सके और वहां से एग्जिट भी कर सके। बल्कि वहाँ पे जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें रखने के लिए, उन्हें पोजीशन में रखने के लिए शेल्टर्स भी बनाए गए हैं, ताकि वहाँ पर फाइटर जेट्स को तैनात किया जा सके। और इसी के अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भारत अपने आधारभूत ढांचे को भी यहाँ मजबूत कर रहा है। 90 परियोजनाओं की सौगात दी गई है जम्मू कश्मीर में। इसमें से अलग अलग जगहों पर परियोजनाएं हैं, अरुणाचल में है, मिजोरम में है। इन सभी जगहों पर इनकी शुरुआत की गई है ताकि जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, 2 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा चीन के साथ तनाव की स्थिति बनी हुई है, एक लद्दाख के इलाके में और एक अरुणाचल। तो इन दोनों जगहों पर जो हमारी सीमा है वहाँ पर भारत की तैयारी भी पूरी हो, इसके लिए 90 परियोजनाओं को शुरू किया गया है। इनमें हिमाचल प्रदेश में भी परियोजनाएं हैं, अरुणाचल में है, मिजोरम में है। तो इन सभी जगहों पर और भी ज्यादा अब विकास नजर आएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको आवाज नहीं आ रही थी लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन इसके पहले, पर मैं यही देख रही, आपसे सवाल पूछ रही थी कि चीन ने बहुत आक्रामकता से यहाँ पे विकास किया इन इलाकों में, चाहे वो तिब्बत में हेलीपैड और एयरपोर्ट बनाना हो, जिनजियांग में हो। 2017 के बाद से इसमें और तेजी आई है और कुछ कुछ तो ऐसी जगहों पर है जो बस कुछ ही किलोमीटर, जैसे 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है भारतीय सीमा से। अब ये जो 90 प्रोजेक्ट्स शुरू किया गया है भारत की तरफ से, उसको देखते हुए ये लगता है आपको कि ये सही जवाब है, अब ये जो है इसकी जरूरत थी और अब ये हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं? शुक्रिया बहुत बहुत नगमा जी। इसमें कोई शक नहीं हो सकता, कोई दो राय नहीं हो सकती है कि ये जो शुरुआत अभी की है, ये 90 प्रोजेक्ट्स जो बने हैं, इससे पहले भी कुछ और प्रोजेक्ट्स बने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। इनको बहुत पहले भी बनना चाहिए था। मैं याद दिला दूं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को, कि चीन ने 1978 में अपना मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस शुरू किया था और उन्होंने ये एक डिसीजन लिया था कि तकरीबन 2005 तक वो बाकी चीजों में मॉडर्नाइजेशन करेंगे और डिफेंस और सिक्योरिटी के ऊपर बॉर्डर्स को सिक्योर रखेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं। 2005 के बाद बेशुमार वहां पर डेवलपमेंट हुआ है और आपने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ सड़कें नहीं मगर वहां पर हैबिटाट है, बहुत बड़ा बड़ा हैबिटाट है, हेलीपैड्स बने हैं, टनल्स बने हैं, एम्युनिशन डंप बने हैं, एयरफील्ड्स बनी हैं। हम इसको देखते ही रहते थे उस वक्त, मगर अब बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम वही जवाब दे रहे हैं। और जिस अनुसार हमने तकरीबन 60,000 ट्रूप्स 2020 अप्रैल मई जून में तो 60,000 ट्रूप्स वहां डिप्लॉय किए हैं, एक जवाबी तौर पर, एक मिरर डिप्लॉयमेंट में लद्दाख में। हम उसी तरीके से नॉर्दर्न बॉर्डर्स में हर जगह अब डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने ट्रूप्स को वहां भेजें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उनको रहने सहने का वहां पर उनका इक्विपमेंट जो है उसका डिटीरिएशन ना हो
और उनका जो एम्युनिशन, इतना बेशुमार एम्युनिशन जो होता है, उसके डंप्स ना हो, सड़कें ना हो प्लानिंग करने के लिए, तो ये डिप्लॉयमेंट बेकार होता है। तो मैं समझता हूं कि सरकार का ये जो डिसीजन है बिल्कुल महत्वपूर्ण डिसीजन है, टाइमली डिसीजन है जी। और इसके हमने देखा कि अभी ही न्योमा एयरफील्ड बेस की भी बात हुई कि ऊंचाई पर एक वो बन रहा है। दूसरी की जो हिमाचल, जो माफ कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश है और लद्दाख है, इसमें 36 परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश में हैं, लद्दाख पे 26 परियोजनाएं हैं। इन इलाकों में हम कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम काफी पिछड़े रहे हैं इन इलाकों में, चाहे वो रोड की बात हो या कनेक्टिविटी, ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन। तो किस तरह की चीजों की वहां पे जरूरत है और चीन का अपर हैंड है इन इलाकों में? देखिए नगमा जी, ऐसा है कि जब हम इर्द गिर्द देखते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, तो उस पार जो हमको दिखता है वो तिब्बत का प्लेटो है। वो फ्लैट ओपन टेरिटरी है, ज्यादातर पहाड़ी इलाके नहीं है। इसलिए चीन को बहुत आसान होता है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। एक जमाना होता था 70s में, 80s में, जब भारतीय फौज अपना असेसमेंट करती थी तो हम कहते थे चीन जो है, अगर उसने भारत के साथ लड़ाई करनी है, किसी तरह का कैंपेन लड़ना है, तो उसको 2 सीजन लगेंगे। मतलब अगर 1980 में उसने लड़ाई लड़नी है तो 1978 से उसको शुरू करना पड़ेगा। मगर 2000-2005 के बाद हमने देखा कि चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर ऐसा डेवलप किया कि अब 7, 8, 10 दिन के अंदर चीन की फौजें जो है वो LAC के ऊपर आकर और हावी हो सकती हैं। ये काबिलियत हम में नहीं थी और हमको ये भी पहचानना चाहिए, हमारी पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हमारे तरफ जो जमीन है, ब्रोकन ग्राउंड जिसको कहते हैं, जमीन टूटी हुई जमीन है, बहुत ऊंचाई वाली जमीन है, हाइट्स 18,000 20,000 फीट तक जाती हैं। यहां पर वर्किंग सीजन जो है तकरीबन 6 महीने का होता है, क्योंकि बर्फ पड़ती है, बर्फबारी होती है, उसके वजह से सीजन के अंदर सीमेंट आपकी जम नहीं पाती, क्विक सेटिंग सीमेंट और कंक्रीट की जरूरत पड़ती है। तो इसके वजह से हमारे ऊपर कुछ बाधाएं थी, हैं, अभी भी बाधाएं हैं, मगर एक कड़ी मेहनत कर इस सरकार ने अब जो है फौज के आर्मी, खासतौर पे BRO ने, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इनको अपनाया है बड़े पैशन के साथ, बहुत एनर्जी के साथ इन प्रोजेक्ट्स को अपनाया है और आगे बढ़ाने की कोशिश की है। खासतौर पे आपने पूछा कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं समझता हूं सड़कें तो अपनी जगह होती हैं, सड़कों का हम कुछ नहीं और कह सकते, मगर जिस तरह से न्योमा का एयरफील्ड है, अब न्योमा का एयरफील्ड एक क्विक रिएक्शन एयरफील्ड है, क्योंकि अगर किसी हालत में लद्दाख के अंदर तिब्बतन एयरफील्ड्स के अंदर से एकदम से कुछ उड़ान होती है चाइनीज PLA एयरफोर्स की, तो हमारा रिस्पॉन्स जो था वो श्रीनगर या लेह या और नीचे जगहों से होता था। अब जो है वो हाथों हाथ वहीं से, न्योमा से ही हो सकता है। तो ये लैंडिंग ग्राउंड है, वहां पर DBO में, दौलत बेग ओल्डी में हमारे ट्रांसपोर्टेशन का वहां पर बहुत बड़ा एक हब बना हुआ है, जहां पर लैंडिंग करके हम अपनी लॉजिस्टिक्स वहां ले जा सकते हैं। टनल बन रहा है, जोजिला का टनल बन रहा है, मनाली लेह सड़क के ऊपर टनल बन चुका है। उसके वजह से 24/7 365 दिन तक ये लॉजिस्टिक्स की कार्रवाई चलती जा सकती है। नहीं तो पहले क्या था कि 6 से 8 महीने ये सड़कें बंद रहती थी, जिसके वजह से हमें लॉजिस्टिक्स अपना सिर्फ लद्दाख के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो मैं समझता हूं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। जी, ये प्रोजेक्ट्स की बहुत अहमियत है और ये सही समय है कि इसके ऊपर तेजी से काम किया जाए। बहुत धन्यवाद आपका जनलता हसनैन हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत रही है और जिस पर अब भारत सरकार तेजी से कार्रवाई कर रही है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हो रही है। दिल्ली में हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, JP नड्डा और अमित शाह भी शामिल होंगे। बैठक के लिए नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला के पास। रवीश, क्या खबर है वहां से, किस तरह की तैयारी नजर आ रही है और इस बैठक में और क्या होना है, एजेंडा क्या है? जी देखिए नगमा, आज CEC की यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। अभी बैठक कुछ देर के बाद में शुरू होगी और तकरीबन 6:30 बजे के आसपास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। ये आप देख सकते हैं कि बीजेपी का मुख्यालय है और तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं
वो इस मुख्यालय में अभी से इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको दिखाऊं कि कैसे G20 का जो सफल आयोजन हुआ है उसको लेकर आज यहाँ पर कार्यकर्ता पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करेंगे और खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री इनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। लेकिन हालांकि उनका कोई भाषण देने का यहाँ पर कोई प्लान नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता तमाम सारे अलग अलग जगहों से, दिल्ली और NCR से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और ये आप देखिए इस तरीके का जो पोस्टर है G20 के सफल एवं ऐतिहासिक आयोजन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए, तो इस जगह से यहाँ से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर के बाद में आएंगे। आप देख सकते हैं कि सड़क पर भी तमाम सारे कार्यकर्ता जुटे हैं, यहाँ पर भी कार्यकर्ता हैं और कोशिश यही है कि इनको जो है ये लोग अभिवादन करेंगे। ये आप देखिए तमाम सारे जो महिलाएं हैं, तमाम सारे पुरुष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मैडम क्या लेकर आप आई हैं? ये क्या लेकर आई हैं? ये दुदुम्बी है और आपके NDTV चैनल पर कई बार आ चुका है। अच्छा। जी, इसकी बहुत सारी तस्वीर और रिकॉर्डिंग हमारे पास है। पूर्व में भी दिखाइए। तो इस तरीके के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। आज CEC की बैठक होगी और CEC की बैठक से पहले कार्यकर्ताओं का जो अभिवादन है, जो एक धन्यवाद यहाँ पर एक छोटा सा रोड शो टाइप का यहाँ पर निकलेगा और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह पर खड़े होकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करेंगे। तो उसकी तमाम सारी तैयारियां बीजेपी के मुख्यालय पर हो चुकी है और G20 के जो अलग अलग नेताओं के साथ में दिखाया गया है, सड़कों पर भी तमाम सारे बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। तो कुछ देर का कार्यक्रम होगा, ये G20 का धन्यवाद यहाँ पर देंगे कार्यकर्ता। उसके बाद में वो केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसकी बैठक में चले जाएंगे। मध्य प्रदेश की 50 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए आज केंद्रीय चुनाव समिति की एक बहुत अहम बैठक है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिरकत करना है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद में जो 50 उम्मीदवारों की लिस्ट है वो आज देर रात तक या फिर कल वो निकल सकती है। तो आज उनका कार्यक्रम तकरीबन 6:30 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके बाद वो मीटिंग में जाएंगे। मीटिंग देखना है कि कितनी देर तक चलती है, लेकिन साफ है कहीं ना कहीं कि जो G20 और जो चंद्रयान एक सफल अभियान रहा है भारत का, उसको भी कहीं न कहीं जो सियासी तौर पर एक आप कह सकते हैं कि प्रचार करने की कोशिश है और उसके ज़रिए ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके से हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जो है वो ग्लोबल एक स्टेज पर एक लीडर बनकर उभरा है। तो इसको जो है वो कार्यकर्ताओं, इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं के अंदर भी उत्साह है और इस बात को जन जन तक पहुंचाया भी जाएगा इन्हीं कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ताकि इसका जो सियासी फायदा है वो भी एक लिया जा सके। तो उसी की आज यहाँ पर तैयारी चल रही है। देखना होगा कि कुछ देर के बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो क्या वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं या फिर अभिवादन करके और फिर वो बैठक के अंदर चले जाते हैं। जी रवीश, तो प्रधानमंत्री बस आने वाले हैं, जैसा आप बता रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और ये G20 की कामयाब आयोजन के बाद पहली बार है जब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं और तमाम बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे। उनके स्वागत की पूरी तैयारी है। आपने सही कहा कि चंद्रयान का जो कामयाब मिशन रहा वो ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री गए, उसके बाद यहाँ पर G20 का आयोजन हुआ जिसमें न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया, एक आम सहमति बनी बहुत सारे मुद्दों पर। तो इन सब के बाद में अब ये केंद्रीय चुनाव समिति की आज एक अहम बैठक हो रही है। तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर और किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? जी देखिए, ये जो तैयारी है ये बहुत ही कम वक्त में की गई है। यानी आज सुबह जो है वो तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास में यहाँ से एक प्रस्ताव गया था दिल्ली बीजेपी की ओर से कि कार्यकर्ताओं का मन है कि अगर मोदी जी यहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं तो कार्यकर्ता इकट्ठा होकर उनका स्वागत करना चाहते हैं, अभिवादन करना चाहते हैं। तो एक प्रपोजल गया था और उसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व ने इस प्रपोजल को हरी झंडी दिखाई और आप देख सकते हैं बहुत ही कम वक्त में तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली और आसपास के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर लोग पहुँच गए हैं। ये तो बीजेपी मुख्यालय के अंदर की तस्वीर है। बाहर सड़कों पर जो है जब वो आएंगे तो सड़क पर भी तकरीबन 150 से 200 मीटर तक जो है वहाँ पर भी कार्यकर्ता होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा काफ़ी चाक चौबंद रहती है
आमतौर पर जब प्रधानमंत्री आते हैं पूरी सड़क को खाली करवा लिया जाता है, यहाँ पर भी उस तरीके से लोग नहीं मौजूद रहते हैं। लेकिन अब चूंकि कार्यकर्ता इतने ज़्यादा यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के लिए इस तरीके का आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक बैरिकेड को जो है वो इस तरीके के लोहे के बैरिकेड को लगाया गया है ताकि उस बैरिकेड के पास में रहें, उस कॉरिडोर में न जा पाएं जहाँ से जो है वो नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। ये आप देखिए कि ये इस तरीके का जो बैरिकेड है वो लगाया गया है, यानी इस बीजेपी मुख्यालय के इस गेट से एंट्री करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तकरीबन 6:30 से 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है, तो यहाँ से एंट्री करेंगे और उसके बाद में वो यहाँ से जो अभी तक का कार्यक्रम है, अब देखते हैं सुरक्षा इंतजाम के क्या होते हैं, लेकिन उनका पैदल जाने का है कि उस ऑफिस तक जाएंगे और उसके बाद में वहाँ से वो सीईसी की बैठक के लिए ऊपर चले जाएंगे। जहाँ पर बैठक हो रही है उस बैठक में शामिल होने के लिए वो चले जाएंगे और फिर ये बैठक देखते हैं कि कितनी देर तक चलती है। लेकिन निश्चित तौर पर आप देखिए ये पोस्टर मोदी है तो मुमकिन है G20 सम्मेलन में दुनिया में भारत का नाम बढ़ाया है। एक कोलाज बनाया गया है जिसमें तमाम सारे वैश्विक नेताओं के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर फोटो लगाई गई है। ये आप देखिए विश्व में बढ़ाया भारत का मान, हर भारतीय को मोदी जी पर अभिमान। तो कार्यकर्ताओं के अंदर में भी एक बहुत उत्साह है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। मैम ये बताइए, ये लाइव आप जो है आप कहाँ से आई हैं? और मैं मानेसर से आई हूँ। मैं मानेसर मंडल से महिला मोर्चा अध्यक्ष। मानेसर मतलब हरियाणा से? जी, मैं हरियाणा से आई हूँ। अच्छा, तो क्या सोच के आई हैं और क्या आज यहाँ पर आप लोगों का कार्यक्रम है? आज G20 से रिलेटेड मोदी जी का कार्यक्रम है और हम सब उनका शुक्रगुजार हैं कि हमारे देश का उन्होंने परचम जगह जगह फैलाया है और हम इसी प्रकार से आज हम सभी बहनें उनका स्वागत करने आए हैं। मैं महिला मोर्चा से हूँ, इसीलिए नारी शक्ति को भी मैं आश्वासन देती हूँ कि सब इकट्ठे होंगे और मोदी जी को एक सत्कार के भाव से उनका धन्यवाद करेंगे। सारे लोग मानेसर से आए हैं, ये पूरा ग्रुप आज है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से आईपी एक्सटेंशन। अच्छा, आईपी एक्सटेंशन से मोदी जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर हम उनका धन्यवाद करने आए हैं, स्वागत करने आए हैं कि उन्होंने भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में जो शिखर सम्मेलन करके एक कदम बढ़ाया है और ये इस बात का पक्का विश्वास दिलाता है। पहले भी भारत विश्वगुरु था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये एक उत्साह जरूर कार्यकर्ताओं का बढ़ा है। जिस तरीके से चंद्रयान का सफल अभियान हुआ और उसके बाद में G20 का एक बहुत ही सफलतम जो है वो सम्मेलन करवाया गया, तो उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश है, उत्साह है। और जिस तरीके से इसको प्रचारित प्रसारित किया गया है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये और ख़ास तौर पर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो इस बात को ज़रूर कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी जो नारा है उस नारे के मुताबिक ही अब सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो अब देखना होगा कि अभी थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो फिर इन कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर क्या वो इनको संबोधित करते हैं या फिर इनका अभिवादन स्वीकार करके वो सीईसी की बैठक में भाग लेने के लिए चले जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक माहौल जो है वो G20 के बाद में एक तैयार हुआ है और उत्साह है। अब चूंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं तो उससे भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है और लोगों के अंदर में भी ये, चूंकि जब भी मीटिंग होती है बीजेपी की उस तरीके से तो ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुंचाइए। तो ये भी एक मौका है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए कि वो इस कामयाबी को भी लेकर और दूसरे जगहों पर लोगों को बताएंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो आज एक अभी भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है, अभी तमाम सारे और लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। 4 या 5 घंटे का एक टाइम था और उस टाइम के अंदर आप देख सकते हैं कि इतने अगर कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये उत्साह को दिखाता है कार्यकर्ताओं के। तो क्या समय दिया गया है यहाँ पर? ये कार्यकर्ता कब से जुट रहे हैं और क्या समय है प्रधानमंत्री के आने का? ये जो बैठक हो रही है वो कितने बजे शुरू होगी रवीश? और ये जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जैसा आप हमें वहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि लोग जुटे हुए हैं। चुनाव समिति की बैठक तो एक हिस्सा है ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया इसलिए भी कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर एक तरह से स्वागत किया जाए, उनका सत्कार किया जाए G20 के कामयाब आयोजन के लिए और उसके
पहले चंद्रयान की कामयाबी और ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको लेकर तमाम लोग जोश में हैं। जितनी भी महिलाओं से आपने बात किया वहाँ पर तम सब ये कह रही हैं कि G20 की कामयाब आयोजन से भारत को विश्व में जो प्रधानमंत्री ने जो जगह दिलाई है उसके लिए हम उनका स्वागत सत्कार करना चाहते हैं। तो ये बताना ज़रूरी एक बार फिर से कि तमाम लोग यहाँ पर जो जुटे हैं बहुत बड़ी संख्या में, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में, बताया जा रहा है। यहाँ पर वैसे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ साथ जेपी नड्डा और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इसके लिए नेता भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस अहम बैठक में ये माना जा रहा है कि जो आने वाले चुनाव हैं, विधानसभा के जो चुनाव होने हैं, उनमें उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी अब आखिरी मुहर लग सकती है कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे इन राज्यों में। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद आज सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में ही फैसला होगा। मध्य प्रदेश की 50 सीटों पर ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर चर्चा अगले हफ्ते हो सकती है। तो ये जो असेंबली चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव, उनमें उम्मीदवारों की लिस्ट पे भी आज इसमें चर्चा होनी है, पर सभी राज्यों की हो ये ज़रूरी नहीं है। इससे पहले अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के घर पे भी बैठक हुई है और इसमें राज्य के छत्तीसगढ़ के लिए और इसमें राज्य के आला नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे। पिछले महीने जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 39 और छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की थी। इनमें से ज़्यादातर ऐसी सीटें थीं जिस पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में हार का सामना किया था। तो पहले जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें मध्य प्रदेश के लिए 39 और छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी हुई थी। अब बाकी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए आज जो है वो लिस्ट सामने आ सकती है। तो एक मुख्य बात जो है वो ये है कि ये चुनाव समिति की बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की, इसमें प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन चूंकि ये G20 शिखर सम्मेलन के फौरन बाद ये बैठक हो रही है, तो जो कामयाबी रही है G20 की और जिस तरह से सरकार को सफलता मिली है इसके बहुत ही कामयाब आयोजन में, उसके लिए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग मौजूद हैं। तो पूरी भीड़ यहाँ दिख रही है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी, जहाँ पर ये बैठक होने वाली है, जहाँ तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ जो आप वहाँ से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं रवीश, लोग कुछ गाने भी गा रहे हैं, वहाँ पे तालियां बज रही हैं अभी से। तो स्वागत की पूरी तैयारी है। कुछ लोग फूल मालाएं लेके आए हैं और हमेशा देखा जाता है कि तरह तरह के जो नेता होते हैं या समर्थक होते हैं वो बहुत अनोखे अंदाज में स्वागत करने के लिए नेताओं का, खास करके प्रधानमंत्री का, तैयार रहते हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा आपके आसपास नज़र आ रहा हो तो दिखाएं हमें और लोगों से भी बात कर सकते हैं आप। जी देखिए, बिल्कुल नगमा, क्योंकि सीईसी की बैठक है तो एक यही मौका है, क्योंकि उसके बाद में 5 राज्यों के चुनाव हैं। लगातार नरेंद्र मोदी का अलग अलग राज्यों में दौरा हो रहा है। कल भी वो जाएंगे मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ का दौरा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक मौका था। तो यही वजह है कि ये जो गैलरी है पूरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं अभी कई सारे कार्यकर्ताओं से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि आत्मविश्वास जरूर बढ़ा है, क्योंकि अभी तक जो भारत था उनका ये कहना है कि मोदी के नेतृत्व के बाद में एक सशक्त जो है वो लीडर मिला है और उसका जो प्रभाव है वो दिख रहा है। तो एक मोदी की जो छवि है उसके जो उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं के अंदर तमाम सारा उत्साह मौजूद है। उनका ये कहना है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। कुछ लोगों से और बात करते हैं। मैडम कहाँ से आई हैं? पटपड़गंज से, 197 वार्ड नंबर। वाह वाह। तो आज स्वागत मोदी जी का किस तरीके से, आप लोग क्या सोच कर आए हैं? कार्यकर्ता स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। दिल्ली को और देश को गौरवान्वित करा है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। क्या सुंदर आयोजन था, वो सारी देश ने देखा, सारा देश वाह वाह कर रहा है। अच्छा,
तो आपके आसपास के भी लोग, आप तमाम सारे लोगों से मिलती होंगी, इसका क्या मैसेज क्या है? मैं निगम पार्षद हूँ, सारे लोग मुझे आकर बधाई देते हैं क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में पार्षदों को बधाई दी जाती है, विधायकों को दी जाती है कि आपके नेतृत्व इतना अच्छा है कि उन्होंने पूरे देश भर में नाम गुंजाया, दुनिया भर में नाम गुंजाया। निश्चित तौर पर नगमा, और यही वजह है कि तमाम सारे जो बैनर पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं उसमें आप देखिए कि सारे जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग नेताओं के साथ में यहाँ पर दिखाया गया है। कोशिश यही है बीजेपी नेतृत्व का कि मोदी के चेहरे पर, क्योंकि इस बार जो है वो आप सोचिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसी को भी उस तरीके से मुख्यमंत्री पद का पहले घोषणा नहीं की जा रही है, यानी जो स्थानीय नेतृत्व है उसका चेहरा नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इन राज्यों का चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वही वजह है कि नरेंद्र मोदी की जो छवि है एक ताकतवर लीडर की, उसको भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में उसको भी एक तरीके से उस छवि को पेश किया जा रहा है। अगर मैं आपको गैलरी में दिखाऊं जहां पर तमाम सारे कार्यकर्ता यहां पर जा रहे हैं, तो ये आप देखिए, ये पूरा गैलरी यहां से नरेंद्र मोदी जी का अभी काफिला निकलेगा। उनके साथ तमाम सारे बड़े नेता रहेंगे, अमित शाह रहेंगे, यहाँ पर जेपी नड्डा रहेंगे, राजनाथ सिंह होंगे। तो तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और इस गेट से, यानी सड़क पर भी जो दीनदयाल उपाध्याय रोड है जहाँ पर ये बीजेपी का मुख्यालय है, उस सड़क के भी दोनों ओर तमाम सारे कार्यकर्ता होंगे, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एंट्री बीजेपी के मुख्यालय में नहीं होती है। जब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रहता है तो यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर तमाम सारे कायदे कानून होते हैं, तो उसके चलते बहुत सारे जो आम लोग हैं वो सड़कों पर भी खड़े आपको दिखाई पड़ेंगे नरेंद्र मोदी के स्वागत में। बिल्कुल रवीश, धन्यवाद आपका। ये तमाम आपने दिखाया हमें कि वहां पर किस तरह का उत्साह है। प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचेंगे और केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। उसके पहले वहां पे कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, सभी हैं वहां मौजूद प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। तो वहां पे प्रधानमंत्री रुकेंगे, शायद कुछ वो बोलें या ना बोलें यह भी पता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचेंगे, कुछ ही देर में लौटेंगे। हम इस खबर में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक में बीजेपी कार्यालय की तस्वीर है। बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी है यहाँ पर, जिसके लिए कार्यकर्ता काफी दूर दूर से यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये चुनाव समिति की, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री इन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जो यहाँ पे मौजूद हैं। नेता भी यहाँ पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं कुछ ही समय में, ऐसा बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे आज जो विधानसभा चुनाव होने हैं राज्यों में, उसमें कैंडिडेट्स, जो उम्मीदवारों की सूची तय की जा सकती है, खास करके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। बाकी राज्यों का फैसला बाद में भी हो सकता है, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री यहाँ पे कार्यकर्ताओं से भी मिल सकते हैं। हालांकि ये तय नहीं है कि क्या वो उन्हें संबोधित करेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं में और नेताओं में बहुत उत्साह इस बात को लेकर है कि G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो बहुत कामयाब रहा है और उसके बाद वो प्रधानमंत्री के स्वागत सत्कार की तैयारी में यहाँ पर मौजूद हैं। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर में वहाँ मौजूद हैं और हमें जानकारी दे रहे हैं कि इस समय वहाँ पर का किस तरह का माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री पहुँचने वाले हैं और काफ़ी उत्साह में, बहुत जोश में है वहाँ पे लोग। रवीश, आपने कुछ देर पहले बात भी की थी, कुछ महिलाओं से दूर दूर से आई थी, मानेसर से आई थी, हरियाणा से, कोई दिल्ली के भी अलग अलग इलाकों से आया था और सबका ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने कैसे विश्व में भारत की छवि को और बेहतर किया है और G20 का कामयाब आयोजन किया है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को बधाई देना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल नगमा, क्योंकि ये जो कार्यकर्ता हैं यही तमाम सारी जगहों पर जाते हैं, घर घर जाते हैं, तो मोदी की छवि को गढ़ने में, उसको बड़ा बनाने में इन कार्यकर्ताओं का खासा एक अहम रोल है। यही वजह है कि आप देखिए कि लगातार अगर आपको दिखाऊं तो इस बीजेपी मुख्यालय में जहां ये सारे कार्यकर्ता खड़े हैं, आमतौर पर जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है
तो इतनी तादाद में यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि सिक्योरिटी ने पूरा इस पूरे इलाके को वो खाली करवा लेती है। लेकिन आज आप देखिए कि चूंकि तमाम सारे अलग अलग जगहों से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो यही वजह है कि यहाँ पर तो कार्यकर्ता हैं ही हैं। अगर इस बीजेपी ऑफिस के बाहर की बात करें, जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, वहाँ पर भी तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क के दोनों ओर मौजूद रहेंगे, और जब नरेंद्र मोदी का काफिला वहाँ से गुजरेगा तो उनको ये सारे कार्यकर्ता अभिवादन करेंगे। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पर अलग अलग जगहों से यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और लोगों से हम बात करने के कोशिश करेंगे कि ये आप देखिए ये बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं। सर, कहाँ से आए हैं? मैं तुर्कमान गेट से। तो क्या सोचकर आप आए हैं? मैं मोदी जी को भक्त हूँ। हाँ, आज से नहीं, 30-40 साल से हूँ। 30-40 साल से? अच्छा। तो ये जो G20 का मीटिंग है, उसमें जो एक छवि ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आई है, उसके लिए वो सब झूठ है, सब झूठ है, सब मोदी से जो कर रहा करने हैं, अपने ईमानदारी से कर। अच्छा, मोदी जो कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये तमाम सारे यहाँ पर महिलाएं, तमाम सारे और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देखिए तमाम सारे। मैडम, कहाँ से आई हैं? सर, बड़े जोश के साथ में काफी देर से आप नारेबाजी कर रहे हैं। सर, खुशी है। अच्छा। क्योंकि मोदी जी जो विश्व विजेता बन के उभरे हैं। हाँ। और G20 की अपार सफलता पूरे विश्व में गाई जा रही है कि ना ऐसा आयोजन कभी पहले हुआ है और ना इसके बाद होगा। बल्कि ब्राजील के राष्ट्रपति जब वो हथौड़ा पकड़ रहे थे, तो बड़े पेशो पेश में थे कि हम इतना बड़ा और इतना भव्य आयोजन कैसे करेंगे। मोदी जी ने हर भारतीय का मस्तक बहुत ऊंचा किया। आप कहाँ से आई हैं? मोतीनगर, करोल बाग से। महिलाएं काफी बड़ी तादाद में आई हुई हैं। तो महिलाओं को सबसे ज्यादा खुशी है। अच्छा। क्योंकि मोदी जी के आने के बाद ही महिलाओं का उद्धार हुआ है सबसे ज्यादा। कैसे? हर चीज बेटी बचाओ से शुरू हुए हैं। हाँ। बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, और कहाँ तक नारी नहीं पहुँच रही आज तक। कैबिनेट में भी मिनिस्ट्री मोदी जी की वजह से ही इतनी मिनिस्टर्स आई हैं। चलिए, ये एक हाँ। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम लोग कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। जिस प्रकार से G20 के अंदर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को विश्व पटल पर दिखाया है, उससे देश का एक एक व्यक्ति बहुत खुश है। देखिए G20 के अंदर DD डायलॉग कैसे लागू हो गया और ग्लोबल साउथ को इंक्लूड किया। पूरा भाषण की प्रैक्टिस करके आए हैं। तो ये तमाम सारे जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो बड़ी तादाद में आए हुए हैं। इनके चेहरे पर आप देखिए कि आत्मविश्वास जो है वो कितना है, और निश्चित तौर पर ये एक नेतृत्व का आत्मविश्वास इनके चेहरे पर झलक रहा है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग इतनी गर्मी में, इतनी उमस में यहाँ पर मौजूद हैं नरेंद्र मोदी की एक झलक को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। सही कहा आपने, भाषण की पूरी तैयारी करके आए हैं कुछ लोग। और एक अचीवमेंट ये भी रहा है कि G20 और ग्लोबल साउथ तक सभी आम लोगों की जुबान पर भी है कि क्या हुआ है, ग्लोबल साउथ की आवाज कैसे बुलंद हुई है। रवीश, हम लौटेंगे कुछ देर के बाद फिर से आपके पास। वहां पे प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम है। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त और लौटते हैं इस खबर पे।